एक साइंटिस्ट के हाथ से मांस की तरह कुछ निकलने लगता है, जैसे फिश फ्लेवर्ड नूडल्स हों। वो चीज़ वापस उसके हाथ में घुसने लगती है। डर के मारे वो फौरन पट्टी खोलता है और देखता है पूरा हाथ उसी चीज़ से भर गया है। उसे शक होता है कि उसे कोई जीन मिक्सिंग वाला डंपलिंग इन्फेक्ट कर गया है। वो सोचता है नूडल्स को निकाल के राइस पर रख ले, लेकिन जैसे ही खींचता है हाथ सूजकर बड़ा पेट बन जाता है। दर्द इतना तेज होता है जैसे डिलीवरी हो रही हो, और फिर उसके हाथ से एक अंडा बाहर निकल आता है। वो टूल से उसे निकालने लगता है और जान लगा के अंडा और वो मांस की चीज़ दोनों खींच के बाहर निकालता है। जैसे ही उसे पकड़ता है वो चीज़ एक पौधे जैसी लगती है, मगर माइक्रोस्कोप में देखने पर पता चलता है ये तो मांस खाने वाला जानवर है। फौरन एक चूहे पर टेस्ट किया जाता है और वो चीज़ धीरे से अपना फूल जैसा मुंह खोलने लगती है। साइंटिस्ट एंथनी को याद आता है उसका पुराना किला अन्वेषण वाला हादसा। कई साल पहले वो और उसके दोस्त एक पुराने किले में गए थे, जहां काले रंग के डंपलिंग्स ने सबको इन्फेक्ट कर दिया था। दोस्तों की आंखों से काला लिक्विड निकलने लगता है और पूरा शरीर उसी लिक्विड से ढक जाता है। एंथनी किसी तरह भाग के बच जाता है और तभी से इन्हीं डंपलिंग्स पर रिसर्च कर रहा है। अब वो फिर से इन्फेक्ट हो चुका है, इसलिए उस अजीब जीव को एक कंटेनर में बंद करके फ्रीज में रख देता है। लेकिन एट्री नाम का लड़का बदला लेने के लिए लैब में घुस जाता है, क्योंकि एंथनी ने पहले उसकी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए थे जब एट्री अपने दुश्मन डेविन को तंग करने एंथनी के घर के बाहर खड़ा हो गया था। एट्री लैब में तोड़फोड़ करने लगता है, लेकिन फ्रीज में बंद जीव जाग चुका होता है। वो जीव एट्री को पकड़ लेता है और उसे एक मॉन्स्टर बना देता है। एट्री अपनी एक्स गर्लफ्रेंड फ्रैंकी को पकड़ के डेविन के डैड के गैराज में ले जाता है। डेविन उसे बचाने आता है और दोनों में भयंकर फाइट होने लगती है। फ्रैंकी एक स्विच दबा देती है जिससे गाड़ी ऊपर से गिरती है और एट्री को दबा देती है। एट्री काले लिक्विड में बदल जाता है, लेकिन वो लिक्विड खुद से बहकर कार के अंदर चला जाता है। गाड़ी स्टार्ट होती है और शीशा अपने आप ठीक हो जाता है। अगली सुबह एट्री के पापा देखते हैं कि गाड़ी ठीक है और चौंक जाते हैं। उनका एक एम्प्लॉई गाड़ी की चाबी छुपाकर चला जाता है। वहीं एलेक्स नाम का लड़का देख लेता है और सोचना नहीं पड़ता, वो गाड़ी उठा के निकल जाता है। वो अपनी दोस्त सिस को भी बुला लेता है और दोनों कार में मस्ती करने लगते हैं। लेकिन कार अचानक तेज भागने लगती है, ब्रेक नहीं लगती और एक्सीलेटर पर पैर चिपक जाता है। कार एक खंबे से टकराती है और एसी से वही डंपलिंग्स बाहर निकलकर सिस के बॉटल में चले जाते हैं। सिस गुस्से में कार से निकल जाती है। एलेक्स घबरा जाता है, लेकिन फिर देखता है कार अपने आप ठीक हो गई है। वो कार से बाहर निकलना चाहता है, लेकिन दरवाजे और शीशे लॉक हो जाते हैं। गाड़ी खुद से चलती हुई नदी की तरफ भागने लगती है। एलेक्स आखिरी वक्त में बूट खोल के बाहर कूदता है और बच जाता है, लेकिन कार में से वो काला लिक्विड बाहर आकर जमीन पर रेंगने लगता है। दूसरी तरफ एट्री मरा नहीं होता, हॉस्पिटल में मिलता है, लेकिन बेहोशी की हालत में। एंथनी आके चेक करता है उसके अंदर पैरासाइट बचा है या नहीं, लेकिन उसका टेस्ट कोई रिएक्शन नहीं देता। बाद में जैसे ही एट्री हॉस्पिटल से निकलता है, एंथनी की शीशी में लिक्विड हिलने लगता है और वो एट्री का पीछा करता है। उधर सिस एक ड्रिंक खरीदती है जिसमें पैरासाइट छुपा होता है। जैसे ही जूस उसमें डलता है, पैरासाइट तेजी से एनर्जी लेकर बॉटल के नीचे छुप जाता है। सिस पूरा जूस पी जाती है और थोड़ी देर में उसकी नाक से काला खून बहने लगता है। आईने में देखते हुए पैरासाइट उसके दिमाग में घुस जाता है और वो बेहोश हो जाती है। पैरासाइट उसके शरीर को कंट्रोल करके माँ के घर पहुंचा देता है। वो खुद को भूल जाती है और डेविन को कॉल करती है। पैरासाइट उसे कंट्रोल नहीं कर पाता और उसका लिक्विड शरीर से बाहर निकलता है। सिस उसे वॉश बेसिन से बहा देती है, लेकिन तभी ब्राउन जेल जैसा कुछ निकल आता है। वो चीज़ फूलने लगती है और सिस डर के पीछे हटता है। वो दरवाज़ा बंद करता है, लेकिन जेल उसके नीचे से आ जाता है। बचाने के लिए वो एक बल्ब जलती हुई चीज़ के अंदर डालता है, जिससे थोड़ा हिस्सा जम जाता है, लेकिन बल्ब नहीं निकलता और वो भागता है। आगे वो जेल पूरे रास्ते को घेर लेता है। सिस बिजली वाला डंडा लेकर उस पर वार करता है और भागने का रास्ता बनाता है। वो लिफ्ट की तरफ भागता है और आखिरकार लिफ्ट में घुस जाता है, लेकिन लिफ्ट की छत से जेल गिरने लगता है। डेविन और फ्रैंकी आकर उसे बाहर निकालते हैं। लिफ्ट नीचे गिर जाती है और सिस बाल बाल बचता है। तीनों वहां से भागते हैं और मेट्रो स्टेशन पहुंचते हैं। ट्रेन अचानक रुक जाती है। काली जेल जैसा कुछ शीशा तोड़कर अंदर घुसने लगता है। डेवॉन और सैमी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। सैमी को पता चलता है कि जिसको पकड़ना है वो खुद ही है। डेवॉन उसे चिल्लाकर कहता है, भाग जा यार। सैमी फिर से भागने लगता है। वो जहाँ भी जाता है वो काली चीज़ पीछा करने लगती है। वो ट्रेन का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन बाहर का दरवाज़ा लॉक होता है। काली जेल अब ट्रेन से बाहर निकल चुकी होती है। वो सैमी की तरफ बढ़ने लगती है। सैमी सोचता है अगर उसे ख़त्म करना है
तो बिजली वाली पटरी ही एक रास्ता है। वो बिना सोचे कूद जाता है नीचे। काली जेल भी उसके पीछे पीछे नीचे आ जाती है। सैमी को आगे ट्रैक पर लीक होती बिजली दिखती है। वो तेजी से उधर भागता है। जैसे ही जेल उस पॉइंट को छूती है वो जमने लगती है। अगले ही पल ट्रेन आकर उसे कुचल देती है। उधर एंथनी भी उस जेल से इन्फेक्ट हो चुका होता है। वो एक लड़के को पकड़कर जबरदस्ती उसे काला तरल पिलाने लगता है। तभी अच्छू और उसके दोस्त सैमी के घर पहुंच जाते हैं। एक ने बेसबॉल बैट से एंथनी के सिर पर मार दिया, लेकिन एंथनी मरता नहीं, उठकर फिर खड़ा हो जाता है। सब डर के मारे भाग जाते हैं और उसे एक कमरे में बंद कर देते हैं। जैसे ही सब चले जाते हैं, एक रहस्यमयी औरत आकर एंथनी के शरीर को उठा लेती है। वो कोशिश करती है कि बंकर के अंदर की वो खतरनाक चीज बाहर न निकले। वो चीज दुनिया को तबाह कर सकती है। वो एंथनी का सिर एक खास मेज पर रखती है। एक टूल से उसका शरीर पिघलाकर काले पानी में बदल देती है। फिर उसका सिर भी घोल देती है। इसके बाद वो एंथनी के पुराने वीडियोस देखती है, जिसमें दिखता है कि बचपन में वो बंकर में गया था, वहां उन पर हमला हुआ था। कुछ लोग उस काले तरल से कंट्रोल में आ जाते हैं, वो बेहोश हो जाते हैं। बंकर के अंदर कोई मॉन्स्टर भी होता है। इधर डेवॉन एक अजनबी की बातों में आकर सोचता है कि उसे अपने पापा को बचाने के लिए पहाड़ी से कूदना होगा। तभी सैमी और उसकी टीम डेवॉन को समझाते हैं, तेरा कोई पीछा नहीं कर रहा, जिससे तू बात कर रहा है वो असली नहीं है, वो हन्ना थी जो पहले उसके पापा के साथ बंकर गई थी। डेवॉन उसे इसलिए देख पाता है क्योंकि वो भी इन्फेक्ट हो चुका है। फिर हन्ना कूद जाती है और काले जल में बदल जाती है। अच्छू डेवॉन को खींचकर बचा लेता है। जब डेवॉन और सैमी घर लौटते हैं तो उनके पापा गायब होते हैं। सीसीटीवी में दिखता है कि किसी ने एंथनी को उठा लिया। अब एंथनी पूरी तरह से पिघल चुका होता है। वो एक काले तरल से इंसान बन जाता है। वो किसी काले जेल में फंसा होता है। अगले पल एंथनी अपने घर के लैब में उठता है, सोचता है वो वापस कैसे आया। वो बाहर निकलने की कोशिश करता है पर एक इनविजिबल दीवार उसे रोक देती है। वो फायर एक्सटिंग्विशर से दीवार तोड़ने की कोशिश करता है पर कुछ नहीं होता। वो चिल्लाता है, डेवॉन, सैमी, उसे नहीं पता उसकी चेतना एक स्पिरिचुअल ट्रैप में बंद है। उधर सैमी और दोस्त उस रहस्यमयी औरत का घर खोज लेते हैं। उसके घर में घुसकर एंथनी की चीजें ढूंढते हैं। उन्हें उसकी डायरिया मिलती हैं जिसमें पुराना राज लिखा होता है। 1969 में कुछ साइंटिस्ट एक सीक्रेट बंकर में जाते हैं। वहां एक काला उड़ता हुआ ऑब्जेक्ट होता है जो बेहद खतरनाक होता है। एक साइंटिस्ट उस चीज से छू जाता है और बेहोश हो जाता है। 6 महीने बाद वो उस पर चूहों पर टेस्ट करते हैं। काला जल चूहों को घेर लेता है, उनकी नसें फेल हो जाती हैं। फिर चूहे काले पानी में बदल जाते हैं और ऊपर उठती उस चीज से जुड़ जाते हैं। फिर एक ब्लैक जेल चूहे को कैद कर लेता है। वो उस पर 429 नंबर का सिरम डालते हैं जिससे वो सफेद होकर जलकर राख बन जाता है। चूहा वापस जिंदा हो जाता है, मतलब सिरम काम करता है। अब वो सिरम उस उड़ते स्पेसशिप को देते हैं। जैसे ही वो अंदर जाता है पूरा यान सफेद होने लगता है। सब खुश हो जाते हैं, पर गलती से एक बंदा और ब्लैक जेल अंदर ही रह जाते हैं। वो उठ जाता है पर उसका शरीर खुद के कंट्रोल में नहीं होता। वो सिस्टम से सिरम निकाल देता है। ब्लैक यान फिर से काला हो जाता है। वो आदमी बाहर निकल आता है और बाकियों को मारना शुरू कर देता है। एक साइंटिस्ट अपनी बेटी को बचाकर खुद इन्फेक्ट हो जाता है। वो सिस्टम को बंद कर देता है और अपनी बेटी को कहता है, अब सब कुछ तुम्हारे हवाले है। तभी सैमी को पता चलता है उस रहस्यमयी औरत ने एंथनी को उठाया था। 55 सालों से वो उसे खत्म करना चाह रही थी, पर एंथनी की फैमिली ने सब गड़बड़ कर दी। अब एंथनी दोबारा यान में खींच लिया जाता है और अच्छू दच जाता है क्योंकि उसे सीरम का डोज मिला था। सैमी उस साइंटिस्ट औरत से कहता है, मेरे पापा को बचाओ। वो पहले मना करती है लेकिन फिर मान जाती है। अब एंथनी की चेतना पर काले तरल का हमला होने लगता है। अगर वो पूरी तरह निगल गया तो वो मर जाएगा। सबको सिरम लगाया जाता है जो सिर्फ 1 घंटे तक काम करेगा। सिरम के साथ सब बंकर में जाते हैं। जैसे ही सब अंदर जाते हैं औरत गेट बंद कर देती है। सबको लगता है उनके साथ धोखा हो गया। नीचे उन्हें वही ब्लैक यान दिखता है। वो एंथनी को खोजते हैं और सिरम उसके जेल पर डालते हैं। वो सफेद होकर राख में बदलने लगता है। एंथनी को बचा लिया जाता है लेकिन अब यान जाग जाता है। वो हमला करने लगता है। सब लोग फौरन भागकर रिचर्स रूम में आ जाते हैं और लैब का दरवाजा बंद कर देते हैं। एंथनी को एक आइडिया आता है, अगर पावर कट कर दिया जाए तो लैब का डोर अपने आप खुल जाएगा, सब लोग भाग सकते हैं। लेकिन सीरम का असर तो 1 घंटे पहले ही खत्म हो चुका होता है। अगर कोई लैब में गया और सीढ़ियों तक भी ना पहुंचा तो इन्फेक्ट हो जाएगा। इसलिए एंथनी डिसाइड करता है कि वो खुद जाकर स्पेसशिप को सीरम देगा। वो खुद को स्लीप मोड में डालता है ताकि एट्री को पावर कट का टाइम मिले। एंथनी जैसे ही बाहर निकलता है वो डिवाइस कंट्रोल करने लगता है, लेकिन स्पेसशिप को पता चल जाता है और उसकी टेल से एंथनी दूर फेंक दिया जाता है। ट्रांसमिशन लाइन टूट जाती है, लेकिन एंथनी रिस्क लेकर फिर से वायर कनेक्ट करने लगता है। अच्छा ये होता है कि आखिर में वो कामयाब हो जाता है और स्पेसशिप को सीरम लग जाता है। अब एट्री पावर कट कर देता है और सब लोग भागते हुए बाहर की तरफ दौड़ने लगते हैं, पर एंथनी नहीं जा पाता
क्योंकि वो वायर पकड़कर बैठा होता है। सबको मजबूरी में एंथनी को पीछे छोड़ना पड़ता है। तभी एंथनी कुछ ऐसा देखता है जिससे वो चौंक जाता है। बाकी सब लोग किसी तरह बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। एट्री नोटिस करता है कि दूसरी जनरेटर चालू हो गई है। जल्द ही डोर फिर से लॉक हो जाएगा। डेवन और बाकी सब परेशान होते हैं कि पापा एंथनी अब भी अंदर हैं। तभी एंथनी बाकी बंदियों को बचाकर बाहर निकालता है। जैसे ही जनरेटर 90% तक पहुंचती है, एंथनी भी आखिर में बाहर आ जाता है। सब राहत की सांस लेते हैं। सबको यकीन नहीं होता कि सामने खड़ा हैंडसम लड़का मैक है, एंथनी का भाई, जो असल में 40 साल का है। सब खुश होते हैं, पार्टी जैसा माहौल बन जाता है। लेकिन असली खतरा अब शुरू होता है। हाना के पापा की आंख खुलती है और उसके शरीर से काली चिपचिपी चीजें बाहर आने लगती हैं। कुछ ही पलों में वो एक एलियन मॉन्स्टर में बदल जाता है। ऑफिसर ब्लेक उस पर फायर करता है, लेकिन कोई असर नहीं होता। सब फिर से भागने लगते हैं। अच्छा ये होता है कि ब्लेक उसे सीरम मारता है और मॉन्स्टर जलकर राख हो जाता है। अब सबको डर लगने लगता है कि शायद जो बाहर निकले हैं वो भी कभी मॉन्स्टर बन जाए। एक लड़का अजीब महसूस करता है और उसका शरीर बदलने लगता है। हाना भी मॉन्स्टर में बदलने लगती है। जब एंथनी पीछे हटता है, वो भी उसी के साथ पीछे हटने लगता है। तभी एक कार उसे टक्कर मार देती है, लेकिन वो मरता ही। तीसरी लड़की भी बदलने लगती है। एट्री में भी बदलाव दिखने लगता है। डेविन और फ्रेंची उन्हें बंद कर देते हैं एक दुकान में। अब बारी आती है मैक की। वो जूस लेने जाता है एलेक्स के लिए। तभी उसे कुछ सुनाई देता है और वो चेक करने चला जाता है। स्टेसी लौटती है। एलेक्स उसे धीरे बोलने को कहता है, क्योंकि अब वो भी मॉन्स्टर बन चुका होता है। दोनों डर के मारे धीरे धीरे पीछे हटने लगते हैं। अब एलेक्स की इंसानियत जा चुकी होती है। दोनों किसी तरह भागकर अपने बाकी साथियों से मिलते हैं, लेकिन 4 मॉन्स्टर्स मिलकर उन चारों को घेर लेते हैं। ब्लेक और एंथनी लौटते हैं, लेकिन कोई नहीं मिलता। उन्हें लगता है कि शायद उन्हें स्पेसशिप उठाकर ले गई है, और सच में वो लोग अब फिर से लैब में बंद मिलते हैं। एंथनी सोचता है कि शायद ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि इंसानों ने पहले एलियन को कैद किया, अब एलियन इंसानों को कैद कर रहे हैं। एंथनी डिसाइड करता है कि स्पेसशिप को आज़ाद कर दिया जाए। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है, सबके शरीर से काली चीज़ निकलकर उड़ने लगती है। वो सब धूल बनकर स्पेसशिप में लौटने लगते हैं और स्पेसशिप 50 साल बाद उस किले से आज़ाद होकर उड़ जाती है। मैक और एंथनी एक दूसरे से अलविदा कहते हैं। अब वो दोनों एलियन बनकर हमेशा के लिए धरती से चले जाते हैं। बाकी बचे एंथनी के बच्चे और उनके दोस्त अपनी ज़िंदगी नॉर्मल तरीके से जीने लगते हैं।